गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिक्स एकेडमी। आज का जो क्लास है वो एक्सक्लूसिवली ओलंपियाड वालों के लिए है। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ रेशियो। अच्छा, रेशियो स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट्स जो अभी सोच के आ रहा है तुम्हारे मन में वो बता दे रहा हूँ। तुम लोग ये बोल सकते हो कि सर हमारे सिलेबस में तो रेशियो है नहीं और ओलंपियाड में वही सब क्वेश्चन आता है जो कि हमारे सिलेबस में रहता है। तो रेशियो तो हमारे सिलेबस में है नहीं तो आएगा क्यों, हम लोग पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में या तुम्हारे बुक में एक चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, वो जो चैप्टर है वो 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हो गया रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट। तो तुमको ये चारों पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब दूसरा कुछ है, ये चारों को लेके कंपेयरिंग क्वांटिटीज बना हुआ है। इसीलिए हम लोग ये पूरा चारों चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। रेशियो के साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन जो है तुम्हारा और एक चैप्टर में भी दिया हुआ है वेरिएशन, वो लगभग सेम जैसा है, इसीलिए मैं वो वेरिएशन के साथ उसको डिस्कस करूंगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन इसके हिसाब से चलते जाएगा। तो देखते हैं रेशियो क्या होता है। कंपेरिजन बिटवीन क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट बाय फ्रैक्शन। पहला क्या है, कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, सेकंड क्या है, इन द सेम यूनिट। थर्ड क्या है, बाय फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वांटिटीज होगा। लेट हम लोग पहले 2 क्वांटिटी लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। तो लेट 2 क्वांटिटीज है। ठीक है, जैसे कि 2 स्टूडेंट्स है, उनका एज ले जाते हैं। किसी का एज हो गया 14, किसी का एज हो गया 20। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट ए एंड बी, एक का एज हुआ 14, दूसरा का एज हुआ 20। तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे, 14 और 20। या तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं बाय फ्रैक्शन। सेम यूनिट है, दोनों सेम यूनिट है, मतलब दोनों एज ही है। अच्छा, बाय फ्रैक्शन तो ए बाय बी। ठीक है, ए बाय बी तो इसको लिखेंगे 14 बाय 20। अच्छा, फ्रैक्शन को हम लोग हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में या तो लोएस्ट फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 7, ये हो गया 10। ठीक है, ए बाई बी इक्वल टू 7 बाई 10। जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो इसको लिखा जाता है A:B, और इसको लिख सकते हैं 7:10। ठीक है, तो इसमें जो ये पार्ट रहता है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, और या तो फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, बी पार्ट जो रहता है इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। इसको सेकंड टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे, ये 2 टर्म हो गया, उसी हिसाब से अगर बहुत सारे टर्म हो गया, जैसे कि A:B, C, D, E, F, तो इस केस में एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट नहीं, सीधा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमको पता चला कि रेशियो से फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्रैक्शन से रेशियो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर A:B इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है तो A बाई बी इक्वल टू मैं 2/3 लिख सकता हूं। अगर फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से परसेंटेज, ये कन्वर्ट किया जा सकता है। वो एकेडमिक पार्ट है, मैं उतना एकेडमिक में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा मैं अभी स्ट्रेस दे रहा हूं ओलंपियाड के लेवल के क्वेश्चंस में। देखो, तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। पहला हो गया कंपाउंडेड रेशियो।
कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड मतलब क्या है? कंपाउंडेड मतलब एक से ज्यादा और कंपाउंड होके रहेगा। ठीक है, रेशियो हम लोग जो पढ़ रहे थे ये क्या था? A:B:C:D, ये जो था ये रेशियो था, ये इंडिविजुअल रेशियो मतलब इंडिविजुअल टर्म था। कंपाउंडेड मतलब कुछ रेशियो होगा वो कंबाइन हो जाएगा और उसके बाद वो कंपाउंडेड हो जाएगा। लेट बहुत सारे कुछ रेशियो है, A:B है, एक C:D है, E:F है। ठीक है, ऐसे कुछ रेशियो दिया हुआ है, तो इसका कंपाउंडेड रेशियो मतलब CR निकालेंगे। ठीक है, तो कंपाउंडेड रेशियो निकालने के लिए क्या है, जितना रेशियो दिया हुआ है ये सबका एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करके कंपाउंडेड रेशियो का एंटीसीडेंट मिलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो जितना रेशियो दिया हुआ है सब रेशियो का एंटीसीडेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंडेड रेशियो का एंटीसीडेंट मिलेगा। तो इसका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? A:C:E। ठीक है, अच्छा कंसीक्वेंट के लिए क्या करेंगे? जितना कंसीक्वेंट है सब कंसीक्वेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? B:D:F। तो ये हो गया कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, ये कंपाउंडेड रेशियो फिर कितने टाइप का है? तो अगर ये A:B एंड C:D दो ही टर्म है और दोनों इक्वल है, दैट मींस A:B एक रेशियो हुआ और एक रेशियो A:B हुआ, इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा? तो A दोनों का एंटीसीडेंट A है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A², B है दोनों का, तो उसका कंसीक्वेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो B²। तो ये जो कंपाउंडेड रेशियो मिल रहा है इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये 3 हो गया, सेम थिंग 3 बार रिपीट हो रहा है, तो कंपाउंडेड रेशियो इस केस में क्या होगा? A⁴B⁴, इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। अच्छा, ये डुप्लीकेट रेशियो हो या ट्रिप्लीकेट रेशियो हो, किसका होगा? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। That means A²:B² is the duplicate ratio of A:B. A⁴:B³ is the triplicate ratio of A:B. ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो के अंदर हम लोग पढ़े डुप्लीकेट रेशियो, फिर पढ़े ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अगर A:B एक रेशियो दिया हुआ है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो होगा A²:B², ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा A⁴:B³। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? तो उसका उल्टा को बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, और सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर एक रेशियो दिया हुआ है A:B तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √A:√B। अच्छा, वैसे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा √A:√B। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? कंपाउंडेड रेशियो, फिर डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द 4 रेशियो 4:3, 9:13, 26:5 एंड 2:15। तो कंपाउंडेड रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? जितना रेशियो दिया हुआ है सबका एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंडेड रेशियो का एंटीसीडेंट मिलेगा।
तो देखते हैं पहला एंटीसीडेंट सब क्या क्या है, 4 इंटू 9 इंटू 26 इंटू 2। अच्छा, कंसीक्वेंट क्या होगा, कंसीक्वेंट सब रेशियो का कंसीक्वेंट मिले, मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंडेड रेशियो का कंसीक्वेंट मिल जाएगा। तो क्या होगा 3 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 50। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। इससे अच्छा देखो, मैं क्लास के साथ साथ इसमें जो प्रोसीजर है वो भी बताऊंगा, उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है उसको भी बताऊंगा। और शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो ओलंपियड में तुमको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे कि एकेडमिक में बहुत सारा टाइम मिलता है, इसमें बहुत सारा टाइम नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट मिलेगा, उसके अंदर करना है, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा 4 इंटू 9 इंटू 26 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 50। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये 13 2 जा 3 जा और 3 5 जा, तो क्या हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 16, 5 इंटू 5 25। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CR इक्वल टू क्या होगा 16:25। ठीक है, इसमें हम लोग समझ गए कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो इजी हो जाएगा। डायरेक्टली इसमें करते हैं और कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, 3 जा 5 कैंसिल, तो 1:6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारे पास और 2 क्वेश्चन है, क्या क्या है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 5:7, 15:14, 98:75। क्या दिया है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, मतलब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए किसका, कंपाउंडेड रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो। जो रेशियो दिया हुआ है उसका पहले कंपाउंडेड रेशियो निकालेंगे, फिर डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे। तो कंपाउंडेड रेशियो के लिए मैं डायरेक्टली बताया था क्या, 5 इंटू 15 इंटू 98 डिवाइड बाय 7 इंटू 14 इंटू 75। और इसका ये जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा डुप्लीकेट रेशियो, दैट मींस इसका स्क्वायर है कि नहीं। तो डायरेक्टली मैं कैंसिल करता हूं, 5 15 75 ये कैंसिल हो गया, 7 14 98 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1/1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 4:3, 9:13, 26:5, 2:15। ठीक है, दैट मीन्स पहले कंपाउंडेड रेशियो निकालेंगे, उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे इस केस में। तो ठीक है, क्या है 4 9 26 2 3 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 50। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9 इंटू 26 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 15। अब देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 13 2 जा 3 जा, अच्छा और कुछ कैंसिल हो रहा है 3 5 जा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 2 जा 4, अब 5 इंटू 5। ठीक है, 2 4 से एक 4 आएगा, 2 5 से स्क्वायर हो जाएगा तो एक 5 आएगा। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट हमको दिया हुआ है कि A is to B equal to 2:3, B is to C equal to 1:2, C is to D equal to 2:5। इतना दिया हुआ है और यहां से ये निकालना है कि A is to D कितना होगा।
ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है, बट मेरे को निकालना क्या है, A:D। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड में कर रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा जो ट्रिक्स होगा मैं वो ट्रिक्स दे दूंगा तुमको, ठीक है। चलो देखते हैं। सो इसमें A:B, अगर लेट, मैं पहले एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। A:B इक्वल टू लेट 2:3 होता, B:C इक्वल टू 3:4 होता, C:D इक्वल टू 4:5 होता, तो हम लोग बोल सकते थे कि A:B:C:D इक्वल टू 2:3:4:5। क्यों? क्योंकि इसमें B टर्म है और इस रेशियो में भी B टर्म है। इस रेशियो में B टर्म के लिए 3 है और इस रेशियो में भी B टर्म के लिए 3 है। इस रेशियो में C है, इस रेशियो में भी C है, इस रेशियो के लिए इसमें 4 है, इस रेशियो में C टर्म के लिए भी 4 है। दैट मींस चेंज नहीं हो रहा है, जो दोनों में कॉमन है उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं A:B:C:D इक्वल टू 2:3:4:5। बट इस केस में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें B के जगह B के लिए इसमें लिखा हुआ है 3, बट इसमें B के लिए लिखा हुआ है 1। अच्छा, इसमें C के लिए लिखा हुआ है 2, इसमें C के लिए लिखा हुआ है 2। अच्छा, ये दोनों सेम है, चलेगा, ठीक है। बट ये दोनों तो है नहीं, इस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ट्रेडिशनली क्या किया जाता है, A:B इक्वल टू 2:3, B:C इक्वल टू हो गया 1:2 एंड C:D इक्वल टू हो गया 2:5। तो इसमें करना क्या है, ये जो कॉमन टर्म बताया, जैसे कि इसमें B है, इसमें भी B है, तो ये जो 3 और 1 है इसको हम लोग कैसे इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 3। तो अगर ये 2:3 है, दैट मींस ये सही है, 3 इसका एलसीएम है, एलसीएम की जगह एलसीएम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में क्या होगा, ये 1 कितना होना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। तो इसमें अगर मैं इसको 3 करूं तो 1 में कितना मल्टीप्लाई किया, जब 3 हुआ 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म हो जाएगा कितना, 6, ठीक है। इसी हिसाब से ये थर्ड रेशियो भी चेंज होगा। ये तो अब देखते हैं सी वाला इसमें कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये वाला 6, ये वाला जो सी है ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 होगा। अच्छा, 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा, 2 में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं A:B:C:D इक्वल टू 2:3:6:15, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था A:D इक्वल टू 2:15 लिख सकते हैं, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि हर केस में तुमको एलसीएम निकालो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। डायरेक्टली अगर रेशियो ऐसे दिया हुआ है और रेशियो पूछा है किस किस का, फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, ठीक है।
तो शॉर्ट ट्रिक्स ये बोलता है कि जितना रेशियो है सबको मल्टीप्लाई करो। दैट मीन्स A:D इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो थोड़ा और जल्दी समझ में आएगा। A/D इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं A/B मल्टीप्लाइड बाय B/C इंटू C/D। तो B देखो C कैंसिल हो जा रहा है, तो A/D डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इसीलिए A/B कितना है? 2/3। ठीक है, 1/2। नेक्स्ट 2/5। ठीक है, तो इसमें 2 कैंसिल, तो कितना हो गया? 2/15। 2/15, 2/15। ये थोड़ा सा जल्दी होता है इसके कंपैरिजन। ठीक है, और ये शॉर्ट ट्रिक्स है। इसमें एग्जांपल थोड़ा सा इजी था क्योंकि मेरे लिए स्टार्टिंग था, इसीलिए मैं इसको बताया। नहीं तो इसमें ये जो मेथड है इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है। तो जब फर्स्ट टर्म और पूरा लास्ट टर्म का बीच में रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? जितना रेशियो है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो इस केस में A:D इक्वल टू कितना होगा? तो इस केस में A:D और A/D इक्वल टू मैं लिख सकता हूं A/B, B/C, C/D। ये मिल गया मेरे को फॉर्मूला। ठीक है, याद रख लो, ये सब काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हमारे पास फिर से 2 क्वेश्चन हैं। देखो क्या दिया होगा? A:B इक्वल टू 2:3, B:C इक्वल टू 3:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A:B:C। तो इस केस में देखो A:B इक्वल टू 2:3 एंड B:C इक्वल टू 3:5। ये B टर्म और B टर्म दोनों के केस में इक्वल है। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं A:B:C इक्वल टू 2:3:5। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है? देखो A:B इक्वल टू 3:2। ठीक है, बट B:C इक्वल टू 3:5। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या था? बी टर्म दोनों के केस में इक्वल था, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख पा रहा था। लेकिन इसमें बी टर्म इक्वल नहीं है, तो इस केस में मेरे को बी टर्म पहले से इक्वल करना पड़ेगा। तो बी टर्म कैसे इक्वल करूं? फिर से वही मेथड, एलसीएम। ठीक है, तो ये 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू कितना हो गया? 6। ठीक है, तो A:B, दैट मीन्स ये टर्म 6 होगा, ये टर्म 6 होगा। एलसीएम जितना निकालेंगे वो जो इक्वल टर्म होगा वो इक्वल टर्म एलसीएम के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको मैं 6 किया, बी टर्म को मैं 6 किया। कैसे 6 करूं? 2 में 3 मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाएगा। तो अगर बी टर्म में मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए टर्म में भी ऑब्वियसली 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए टर्म कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। लाइक दैट B:C। इस केस में B को भी 6 करना पड़ेगा, तो 6 किया हमने, कितना मल्टीप्लाई किया? 2। तो सेकंड केस में भी मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। आप लिख सकता हूं A:B:C इक्वल टू 9:6:10। ठीक है, बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम जाएगा। एलसीएम निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इतना ड्रामा करोगे, उससे अच्छा कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं, लिख लो, मिलेगा नहीं कहीं, काम आएगा एग्जाम के टाइम में। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा था, कोई मतलब तुम लोग नोटिस किए हो कि नहीं? देखो A:B, फिर B के नीचे B ही लिख रहा था, B:C।
मैं पूरा अरेंज करके लिख सकता था, बट इसको ऐसे लिखा हूं। क्यों लिखा हूं अब बता रहा हूं क्यों लिख रहा हूं। देखो a is to b और b is to c, ठीक है। इस केस में मैं क्या किया, ये जो 3 है ये दोनों में मल्टीप्लाई हुआ और ये जो 2 है ये दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। नहीं आया समझ में। सेकंड रेशियो का इक्वल टर्म फर्स्ट रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट रेशियो का इक्वल टर्म सेकंड रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये जब भी हम लोग वैल्यू इसका निकालेंगे ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है देखते हैं। a is to b is to equal to let x1 is to y1, b is to c equal to let x2 is to y2 है, ठीक है। तो मैं निकालना है क्या, a is to b is to c। सो क्या क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तुम पूछोगे कैसे पता चला। अब देखो इसमें मैं किया हूं ऐसे ही। कैसे किया हूं, ये जो फर्स्ट टर्म का इक्वल टर्म है वो सेकंड में मल्टीप्लाई हुआ है पूरा, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, 3 और 5 के साथ 6 और 10 हुआ। अच्छा, ये सेकेंड रेशियो का जो इक्वल टर्म है वो फर्स्ट में मल्टीप्लाई हुआ है पूरा। ये 3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, 9 और 6 हुआ, ठीक है। तो वही सेम ये x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 इज 2, y1 इंटू x2 इज 2, y1 इंटू y2, ठीक है। ये है शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। ये जो दिया अभी तक जो फॉर्मूला दिया ये कहीं ना कहीं कुछ बुक्स में तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला दे रहा हूं वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। निकाल के देख लो, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ये लिख लो, काम आएगा। लेट ऐसे दिया हुआ है a is to b इक्वल टू x1 is to y1, ठीक है। b is to c इक्वल टू x2 is to y2, c is to d इक्वल टू x3 is to y3, d is to e इक्वल टू x4 is to y4, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, a is to b is to c is to d is to e, ठीक है। जहां तक पूछा है उसी के हिसाब से निकाला। तो इसमें ये बहुत इजी है बट देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि इसको एलसीएम में निकालोगे ऐसे एक दिया होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे 4 दिया या 5 दिया होगा, बहुत सारे दिया होगा और एक साथ तुमको रेशियो निकालना पड़ेगा। उस केस में क्या करोगे, तो देखो कुछ नहीं, डायरेक्टली लिखना, जितना रेशियो का एंटीसीडेंट है सबको पहले लिख दो, x1 x2 x3 x4, उसके बाद जितना कंज्यूमेंट है सबको लिख दो, y1 y2 y3 y4, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके लिए a is to b is to c is to d is to e, और भी कुछ दिया हुआ तो भी लिख लेना, एफ जी एच आई जे के दिया होगा तो भी वो लिख लेना, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक फॉर्मूला में सब कुछ हो जाएगा। देखो x1 ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला 4 टर्म है ये a के लिए हो जाएगा। दैट मींस x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 x4, ठीक है, इस 2। उसके बाद b के लिए
डी के लिए क्या करेंगे, इधर से एक छोड़ेंगे, उधर से एक पकड़ेंगे, ठीक है। क्या होगा, x2, x3, x4, y1, ठीक है। नेक्स्ट सी के लिए क्या करेंगे, फिर से एक छोड़ देंगे, फिर से एक पकड़ लेंगे इधर से, ठीक है। इस 2, x3, x4, y1, y2। नेक्स्ट डी टर्म के लिए फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक पकड़ लेंगे इधर से, क्या हो जाएगा, x4, y1, y2, y3, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टर्म के लिए और एक छोड़ देंगे, लास्ट वाला पकड़ेंगे, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, इस 2, y1, y2, y3, y4। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अगर बहुत सारे होगा और भी कुछ दिया होगा तो इसी हिसाब में, एक ही थ्योरी है, पहले एंटीसीडेंट लिख दो, फिर कंसिक्वेंट लिख दो, ठीक है। उसके बाद अच्छा, तुम इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसमें कितना टर्म मल्टीप्लाई करेंगे सर, 4 करेंगे, 5 करेंगे। देखो, जितना रेशियो दिया हुआ है उतना ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों, जितना रेशियो दिया हुआ है उतना ही एंटीसीडेंट मिलेगा और उतना ही कंसिक्वेंट मिलेगा, तो हम लोग उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 4 रेशियो दिया हुआ है, तो ईच टर्म के लिए 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जितना रेशियो दिया होगा, जितना नंबर ऑफ रेशियो होगा, उतना नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई होगा। पहला टर्म क्या होगा, टोटल एंटीसीडेंट, सब एंटीसीडेंट का मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद एंटीसीडेंट एक छूट जाएगा, एक कंसिक्वेंट पकड़ लेंगे, फिर से एंटीसीडेंट छोड़ देंगे, फिर कंसिक्वेंट पकड़ते जाएंगे। ऐसे करके हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आएगा तो इसमें रेयर है वैल्यू आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ऐसे सिंबलिकली, ठीक है। तो इसको भी याद रखो, ये काम आएगा। और जो हम लोग कर रहे थे 2 वाला में, किसमें, 2 रेशियो में, A:B, किसमें है, A:B इक्वल टू लेट x1:y1 एंड B:C इक्वल टू x2:y2। इस केस में भी अप्लाई है, एप्लीकेबल है। देखो कैसे, A:B:C क्या करेंगे, क्या क्या लिखना है, दो सब कुछ लिख देना। पहले एंटीसीडेंट, उसके बाद कंसिक्वेंट। क्या करेंगे, 2 रेशियो है, 2 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 इस 2। बी के लिए एक छोड़ेंगे, दूसरा पकड़ लेंगे, x2 y1 इस 2, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ लेंगे, y1 y2। चेक कर लो फॉर्मूला हुआ है कि नहीं, ठीक है। ऐसे मजेदार ट्रिक्स मिल जाएगा भाई, पढ़ो, प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा, इसी के हिसाब से प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, उसको प्रिपेयर करना। उसके बाद तुम्हारा एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और जो कंसेप्ट है तुम्हारा वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जब भी एग्जाम में देखोगे तुमको क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, धड़ाधड़ होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। लेट A:B इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 3 ही होगा? क्या ऐसा कुछ गारंटी है? देखते हैं चेक करके। लेट मैं A इक्वल टू 2 लिया, B इक्वल टू 3 लिया, तो A:B कितना हो जाएगा, 2:3 होगा, ठीक है। सही है भाई। अब A इक्वल टू 4 लिया, B इक्वल टू 6 लिया, इस केस में क्या होगा, A:B इक्वल टू 4:6, ठीक है। स्मॉलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करूं तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 में कैंसिल हो गया, तो ये भी हो गया 2:3। नेक्स्ट A इक्वल टू मैं ले रहा हूं 6, B इक्वल टू ले रहा हूं 9। इस केस में देखते हैं A:B इक्वल टू कितना हो गया, 6:9। तो इस केस में भी 3 में कैंसिल किया, 2, इसमें ये हो गया 3, तो इस केस में भी
2:3। अच्छा दूसरा कुछ देखते हैं, 12 एंड b इक्वल टू 18। तो a:b हो गया 12:18। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? जी हाँ, 6:2:6:3। तो ये हो गया 2:3। अरे a:b इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, हम लोग सोच रहे थे a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू 3 होगा, लेकिन देख रहे हैं तो a का दुनिया भर का वैल्यू आ रहा है, तो b का भी दुनिया भर का वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो a और b का एक्चुअल वैल्यू क्या है, अब कैसे पता करें? ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या हुआ है इसमें। देखो कुछ हुआ है, क्या हुआ है, ये 2 के साथ जितना भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ भी उतना ही मल्टीप्लाई हुआ है और a:b हुआ है। ठीक है, तो ये जब भी रेशियो चेंज होगा, मतलब आगे जाएगा थोड़ा सा, इसका इक्विवेलेंट रेशियो बनेगा, तो दोनों के केस में इक्वल नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक रेशियो तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक दोनों में इक्वल नंबर मल्टीप्लाई होता है। सब केस में देखो इक्वल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, इस केस में 1, इस केस में 2, इस केस में 3, इस केस में 6। 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, इक्वल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं अभी a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3x, और x का वैल्यू हमको नहीं पता। ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये चेंज कर देता है तुम्हारा वैल्यू को, बट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। रेशियो सेम रहता है बट वैल्यू चेंज हो जाता है, तो ये x ही इसमें तुम्हारा बदमाशी कर देता है। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्टली a:b इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, दैट मींस a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 नहीं होगा। हम लोग कितना लेंगे, a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 3x। लेट ऐसे दिया हुआ है a:b इक्वल टू 2:3 एंड सम ऑफ a:b, दैट मींस a प्लस b इक्वल टू दिया हुआ है लेट 30। ठीक है, अच्छा नंबर छोटा हो गया। ठीक है, तो तुम लोग इसको 300 कर दो, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो। छोटा नंबर हो गया तो पता चल जाएगा भाई, नहीं बड़ा नंबर होगा तो फिर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा a:b इक्वल टू कितना हो गया, 2:3, और a प्लस b इक्वल टू 300। ठीक है, तो a इक्वल टू मैं लिया कितना, 2x, b इक्वल टू 3x। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो a प्लस बी कितना दिया, a प्लस बी इक्वल टू 300, 2x प्लस 3x इक्वल टू हो गया 300, तो 5x इक्वल टू हो गया 300, x इक्वल टू हो गया 300 बाय 5 इक्वल टू 60। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना भाई, 2x, 2 इंटू 60 इक्वल टू 120, b इक्वल टू कितना 3x, तो 3 इंटू 60 इक्वल टू 180। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ये फंडामेंटल हो गया। अगर थोड़ा सा एडवांस जल्दी करने की कोशिश करें तो हम लोगों के लिए क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, a एंड b निकालना है। ठीक है, बट a इज टू b लेट दिया हुआ है, x1 इज टू x2 दिया हुआ है, और a एंड b निकालना है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूं, तो a इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, a इक्वल टू मैं डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, लिख लो काम आएगा, x1 बाय x1 प्लस x2 इंटू सम। ठीक है, जो x1 टर्म है रेशियो का, x1 बाय x1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय सम, लाइक दैट b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, b इक्वल टू हो जाएगा x2 बाय
x1 प्लस x2 सम। ठीक है। अच्छा चेक करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऐसे जबरदस्ती मैं बोल दे रहा हूं। चलो a इक्वल टू हो गया कितना 2/2 प्लस 3 इंटू सम, तो सम कितना है 300, तो 2/5 इंटू 300 इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया 60, तो 120। अच्छा b के लिए क्या होगा 3/2 प्लस 3 इंटू 300, तो हो गया 3/5 इंटू 300 इक्वल टू हो गया 180। ठीक है, आंसर मिल रहा है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है और जो ट्रिक्स है वो दोनों सही है। क्लियर। लेट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 9:14, if the larger number is 55 more than the smaller number, find the numbers। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करके देखते हैं, फिर ट्रिक्स लगाएंगे, देखते हैं टाइम डिफरेंस कुछ आ रहा है कि नहीं, उसी के हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्या दिया है a/b इक्वल टू 9:14 एंड b माइनस a इक्वल टू 55। अच्छा मैं b माइनस a क्यों लिखा, क्योंकि b टर्म इसमें ज्यादा है, b 14 है a 9 है। ठीक है, तो b टर्म का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, a का थोड़ा कम है, इसीलिए मैं b माइनस a लिखा। ठीक है, तो लेट a इक्वल टू 9x, b इक्वल टू हो गया कितना 14x, तो b माइनस a इक्वल टू दिया हुआ है कितना 55, तो b इक्वल टू हो गया 14x माइनस 9x इक्वल टू 55, तो 5x इक्वल टू 55, तो x इक्वल टू हो गया 55/5 इक्वल टू 11। सो a इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 11 इक्वल टू 99 एंड b इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 11 इक्वल टू 154। ठीक है, अब इसमें ट्रिक्स लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। सेम ट्रिक्स जैसे सबने किए थे, सब्ट्रैक्शन में भी वही टाइप का कुछ होगा। देखो क्या होगा, अगर b माइनस a दिया हुआ है, दैट मीन्स b इज ग्रेटर देन a ऑब्वियसली। ठीक है, लेट a इज टू b इक्वल टू x1 इज टू y1। ठीक है, और b माइनस a इक्वल टू दिया हुआ है लेट m, कोई भी वैल्यू मैं m ले रहा हूं। तो इस केस में a के लिए हो जाएगा वैल्यू क्या होगा x1 बाय y1 माइनस x1 इंटू m। b का वैल्यू क्या हो जाएगा y1 बाय y1 माइनस x1 इंटू m। ठीक है, अच्छा अगर ये a माइनस b दिया होता, ठीक है, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन b होता, तो इस केस में क्या होगा a इक्वल टू x1 बाय x1 माइनस y1 इंटू m होता एंड b इक्वल टू होता y1 बाय x1 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय m होता। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं ये जो है ये इसमें डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं। x1 क्या है 9 बाय y1 माइनस x1 14 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है कितना 55, तो 9 5 ये हो गया 55, कैंसिल हो गया 1199। ठीक है, अच्छा ये हो गया a। b के लिए b का फॉर्मूला क्या है 14
बाय 14 माइनस 9 इंटू 55। ठीक है, तो 14 बाय 5 इंटू 55, तो ये हो गया 11, तो ये हो गया 154। ठीक है, जो तुमको सही लग रहा है वो करो, इसमें भी उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें भी उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जो तुमको सही लग रहा है वही करो। मैं दोनों मेथड दे दिया हूं। ठीक है, जिसमें जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, कुछ फॉर्मूला ऐसे है कि दोनों मेथड सही लगेगा, ट्रेडिशनल भी उतना ही टाइम लगता है और ट्रिक्स भी उतना ही टाइम लगता है, बट कुछ ट्रिक्स ऐसे है जो कि बहुत कम टाइम में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। जैसे कि इससे पहले बताया था a/b/c/d ऐसे दिया हुआ है, उसका जो वैल्यू निकाल रहे थे, उसको सॉल्व करने के लिए अगर ट्रेडिशनल मेथड में करोगे बहुत टाइम लगेगा। ये नंबर छोटा दिया था इसीलिए वो जल्दी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा बहुत टाइम लगता है, इसीलिए उस ट्रिक्स में करो जल्दी होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98 if the ratio between the first and the second be 2:3 and that between the second and third be 5:8, then find the second number। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, लेट 3 नंबर है A, B एंड C। A/B दिया हुआ है 2:3, B/C दिया हुआ है 5:8। ठीक है, और मेरे को पूछा है सेकंड नंबर, दैट मींस बी पूछा है, राइट। तो पहले मेरे को इसमें क्या निकालना पड़ेगा, A/B/C, क्योंकि डायरेक्टली इसमें नहीं कर सकते, डायरेक्ट रेशियो दिया ही नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, A/B/C, फॉर्मूला क्या बताया था, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 into 5 हो गया 10, 3 into 5 हो गया 15, 3 into 8 हो गया 24। ठीक है, अब b का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, सेम प्रोसीजर। देखो इसमें 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, मैं 2 का बताया था, 3 का अब करेंगे। तो कितना, कौन सा टर्म निकालना है, बी वाला सेकंड टर्म कितना है 15। अच्छा, जितना रेशियो है सब रेशियो का सम 10 प्लस 15 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय सम कितना दिया हुआ है 98। ठीक है, तो 15 बाय 49 इंटू 98, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 30। क्वेश्चन सॉल्व। अब ट्रेडिशनल मेथड जो तुम लोग क्लास में किए वो करके देखो कितना टाइम लग रहा है और इसमें कितना जल्दी हो रहा है। ठीक है, और ये सब ट्रिक्स है जिसके लिए तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ओलंपियाड में क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सम खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज 9:5। If the total population of the country is 560 millions, find the urban population of that country। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं रूरल को R ले रहा हूं, अर्बन को U ले रहा हूं। R/U इक्वल टू गिवन है कितना 9:5, R प्लस U इक्वल टू 560 मिलियन। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 9 बाय 9 प्लस 5 इंटू 560, 9 बाय 14 इंटू 560, तो 40 जाए। ठीक है, तो हो गया 360 मिलियन। आंसर खत्म। ठीक है, आज के लिए बस इतना, फिर नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।